हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रयास अकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। आज मेरा यह इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता से आपका तृतीय वीडियो है। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद है आपने देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। यदि आप में से किसी ने ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य देख लें, क्योंकि वहां पर इन जो पिछले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं उन 2 वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र और कौन सा जो साक्ष्य स्थल है वह किस जगह, किस राज्य में, किस नदी के किनारे स्थित है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण मैंने चर्चा की है। आज मेरा यह सिंधु घाटी सभ्यता से तृतीय और अंतिम वीडियो होगा, जिसमें कि आज मैं ये बताऊंगा आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा साक्ष्य किस जगह से अर्थात किस स्थल से कहां से प्राप्त हुए हैं। उन सभी पर एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और अधिकांश जो प्रश्न बनते हैं या जो बन चुके हैं या जो बनने की संभावना है उन सभी पर एक विशेष चर्चा करते हैं। तो उन सभी पर एक विशेष चर्चा, आइए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का यह 3rd वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में चलते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त स्थलों में मैंने बताया था आपका प्रथम वीडियो में भी और द्वितीय वीडियो में भी बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो पूरा स्थल जो प्राप्त हुए हैं उस उन स्थलों में लगभग 1000 स्थल प्राप्त हुए हैं। 1000 स्थलों में मुख्य रूप से जो परिपक्व अवस्था में स्थल पाए गए हैं उन 6 स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई। अर्थात पूरा स्थल 1000 पूरा स्थलों में जो परिपक्व अवस्था के स्थल हैं उन 6 स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है। वो कौन कौन से स्थल हैं जिन्हें नगर की संज्ञा प्राप्त है? आपका हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, लोथल, कालीबंगा एवं बनावली। ये आपके 6 ऐसे स्थल हैं जिनको नगर की संज्ञा प्राप्त है। तो परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि नगर की संज्ञा किस स्थल को प्राप्त है, तो आपको यह दिमाग में रखना होगा कि ये 6 जो मुख्य स्थल हैं इनको नगर की संज्ञा प्राप्त है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद खोजे गए सर्वाधिक स्थल। अर्थात जो भारत की स्वतंत्रता, आप जानते हैं भारत स्वतंत्र हुआ आपका, तो स्वतंत्रता के बाद में जो स्थल खोजे गए हैं वह अधिकांश खोजे गए स्थलों की जो संख्या है वह कहाँ से खोजे गए, तो वह गुजरात से खोजे गए हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है, अर्थात प्राचीन काल में जो नाम था वह था मेलुआ। अर्थात ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था, और 4 ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शनों में आपका मेलुआ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नगर नियोजन व्यवस्था। नगर नियोजन व्यवस्था का आशय यहाँ पर यह है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एकजुट हो करके जो एक नगर के रूप में रहते थे, तो वहाँ पर जो वह अपने नगरों में घर बनाते थे, जो घरों की व्यवस्थाएं थी वह किस प्रकार की व्यवस्था थी, उसी को हम नगर नियोजन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो किस प्रकार की थी, तो देखते हैं। जो शहर थे वह 2 भागों में विभाजित थे। एक पूर्वी नगर या उसे निचला नगर के नाम से भी जाना जाता था। शहर 2 भागों में डिवाइड थे, आपका पूर्वी नगर या उसी को निचला नगर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर गरीबों का निवास था, अर्थात जो गरीब लोग थे, गरीबों के जो निवास स्थल थे वह पूर्वी नगर में हुआ करते थे और निचले नगर या उसी को जाना जाता था। और दूसरा जो विभाग था वह, यानी शहर का जो दूसरा भाग था वह था पश्चिमी नगर कहा जाता था या ऊंचे नगर के नाम से भी इसे जाना जाता था। और इन ऊंचे नगरों को दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। अर्थात ऊंचे ऊंचे जो दुर्ग बने होते थे उन दुर्गों को एबी माउंट के भी नाम से कहा गया है। और एबी माउंट या ऊंचे ऊंचे दुर्ग या
आपके ऊंचे नगर या पश्चिमी नगर जो हुआ करते थे वहाँ पर अमीरों का निवास स्थल था। अर्थात जो अमीर लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, वह ऊंचे दुर्गों में रहते थे, अर्थात बड़े बड़े महलों में रहते थे। उसे एबी माउंट नाम दिया गया। और जो गरीब लोग थे वह पूर्वी नगर, जो निचले नगर थे, उनमें रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, घर, जो इनके घर थे तो घरों का जो व्यवस्था क्रम, अर्थात इनके जो बनाने का जो व्यवस्था क्रम था, जो नियोजन था, वह किस प्रकार था, तो वह ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ग्रिड पद्धति क्या होती थी? ग्रिड पद्धति में आपका यानी जो सड़कें हुआ करती थी वह आपकी चौराहे अर्थात 4 राहों के आधारित थे और ये आयताकार रूप में व्यवस्थाएं हुआ करती थी। अर्थात जो सड़कें थी वह चारों तरफ से, जैसे बीच में मकान बने हुआ करते थे, उनके चारों ओर आपके चौराहों की व्यवस्था थी, अर्थात चौराहे के रूप में सड़कें हुआ करती थी। और प्रत्येक घर में कुओं की व्यवस्था थी तथा उन कुओं से जो पानी का उपयोग करते थे, उस पानी को वह जब बहाने के लिए नालियों की व्यवस्था हुआ करती थी। तो ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ग्रिड पद्धति का मतलब है आयताकार रूप में या वर्गाकार रूप में सड़कों की व्यवस्था, और उन सड़कों के मध्य में मकान हुआ करते थे। और जो मकान हुआ करते थे उनके जो दरवाजे हुआ करते थे, कुछ मकानों में दोनों साइड में दरवाजे हुआ करते थे, मतलब आगे की ओर रोड और पीछे वाले गेट की अगर ओपन करते थे वह, तो पीछे वाले दरवाजे की ओर भी रोड हुआ करते थे। और एक दरवाजे की ओर चौड़ी रोड हुआ करती थी। जैसे वर्तमान की बात करें, जैसे कि जीटी रोड की बात करें, जीटी रोड एक मेन रोड हो जाता है, उसके बाद में छोटे छोटे लिंक रोड हो जाते हैं, लिंक रोड के अंदर फिर आपके खड़ंजे की व्यवस्था हो जाती है। तो इसी प्रकार की थी और वहाँ पर ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, यानी आयताकार रूप में जो मकानों के जो घर बनाने की जो व्यवस्था थी वह आयताकार व्यवस्थित रूप में मकान हुआ करते थे, अर्थात घर हुआ करते थे। उसके बाद में जो घर हुआ करते थे उस समय, वह घरों में कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों के मकान बनाए जाते थे। अर्थात जो मकान बनाने का कार्य होता था वह कच्ची ईंटों के द्वारा भी लोग बनाते थे और पक्की ईंटों द्वारा भी बनाते थे। जो जिस प्रकार का व्यक्ति होता था, जैसे जो गरीब लोग होते थे वह कच्ची ईंटों की सहायता से अपने घरों को बनाते थे, और जो उच्च वर्ग के लोग थे, अर्थात उच्च वर्ग का अर्थ यहाँ पर यह है केवल कि जो पैसे वाले लोग थे वह लोग अपने मकानों को पक्की ईंटों के द्वारा निर्माण करवाया करते थे, इस प्रकार। और जो उसमें ईंट प्रयोग करने की जो व्यवस्था थी, जो ईंट का साइज़ था वह 4:2:1 के अनुपात में, उनके ईंटों का जो साइज़ था वह 4:2:1 के अनुपात में आकार था। मतलब यह लंबाई थी, इतनी चौड़ाई और इतनी ऊंचाई, इस आकार की ईंटों का प्रयोग मकानों को बनाने में प्रयोग करते थे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे बात की जाए तो घरों में कुएं व नालियों की व्यवस्था हुआ करती। जैसे कि बताया कि जो मकान बनते थे उस समय, तो मकान के प्रत्येक लगभग सभी घरों में कुएं हुआ करते थे, और उन कुएं से जब पानी उपयोग में लाते थे तो वह पानी को बाहर निकालने के लिए, निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था हुआ करती थी। तो नालियों की भी व्यवस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा टीलों को एफ नाम दिया जाता था। अर्थात यहाँ पर हड़प्पा टीले का अर्थ यहाँ पर जैसे ये आपके पश्चिमी नगर या दुर्ग जो ऊंचे जहाँ पर महलों का निर्माण करते थे लोग, ऊंचे स्थानों पर, उठे हुए स्थानों पर, तो ऐसे जो हड़प्पा में ऐसे टीले थे उन टीलों को यफ नाम दिया गया, यानी यफ नाम के टीले के नाम से उनको दर्शाते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका पिग्गट। एक थे, एक इतिहासकार हैं पिग्गट, उन्होंने कहा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी का नाम दिया है। जो हड़प्पा आप जानते हैं कि पश्चिमी पंजाब प्रांत में आपका हड़प्पा पड़ता है और आपका सिंधु प्रांत में मोहनजोदड़ो पड़ता है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक जुड़वां राजधानी के रूप में किसने कहा है? तो पिग्गट ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जुड़वां राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिंधुवासी जो लोग वह बैल को शक्ति का प्रतीक मानते थे।
अर्थात क्योंकि बैल उस समय उनके लिए बहुत ही हितकारी हुआ करते थे, क्योंकि उनकी सहायता से कृषि का कार्य भी करते थे, इसके अतिरिक्त भी अन्य कार्य उनकी सहायता लेते थे। तो इस रूप में बैल जो थे, बैलों को वह शक्ति का प्रतीक मानते थे। अब चलते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ प्रमुख स्थलों के नाम मैंने दर्शा रखे हैं, उनके खोजकर्ता अर्थात किस स्थल के कौन से खोजकर्ता हैं। तो महत्वपूर्ण स्थलों और महत्वपूर्ण ही खोजकर्ताओं के नाम मैंने लिख रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इधर कॉलम में मैंने साक्ष्यों को बताया है कि किस स्थल से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पर आप अपनी कड़ी नज़र बनाए रखें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परीक्षाओं में, बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की भी पूरी संभावना यहीं से रहती है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हड़प्पा पूरा जो आपका स्थल है, जो साक्ष्य स्थल है, उसके जो खोजकर्ता हैं वह दयाराम साहनी हैं, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। तो हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। 1921 ईस्वी में इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। उसके बाद में यहाँ से साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, तो साक्ष्यों की बात करें तो हड़प्पा से अन्नागार क्या हुआ करते थे? तो अन्नागार का अर्थ है यहाँ पर जैसे अन्न का भंडारण, जिस जगह पर, जिस स्थान पर अन्न अर्थात अनाजों का भंडार किया जाता था, उन्हें अन्नागार के नाम से जानते हैं। तो अन्नागारों के जो साक्ष्य हैं वह हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद कब्रिस्तान R37, कब्रिस्तान को R37 के नाम से जाना गया है। तो यह भी जो कब्रिस्तान R37 है, इसके साक्ष्य भी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद श्रमिक आवास के साक्ष्य, श्रमिक आवास का मतलब जहाँ पर जो मजदूर वर्ग के लोग हुआ करते थे, वह जिन स्थानों पर रहते थे, उन स्थानों को श्रमिक आवास के नाम से जाना जाता था। तो वह श्रमिक आवासों के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? हड़प्पा से। उसके बाद में आगे कांस्य दर्पण का मतलब कांसे की, जो कांस्य दर्पण का मतलब यहाँ पर कांसे की मूर्तियों से संबंधित है। तो कांसे की मूर्तियों के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। तो कांस्य के दर्पण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिले। उसके बाद स्वास्तिक का चिन्ह, जो आप जानते हैं इस प्रकार का होता है स्वास्तिक का चिन्ह, जिसका उपयोग आप शुभकारी रूप में, अधिकांश लोग इसका उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से हिंदू धर्म में इसका उपयोग शुभ के रूप में किया जाता है। अधिकांश जैसे किसी कारोबार या किसी विशेष कार्य को जब हम करना शुरू करते हैं तो उसके पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। खासकर हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के लोग इसको शुभ का प्रतीक मानते हैं। तो स्वास्तिक का चिन्ह जो प्राप्त हुआ, इसका जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, वह हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त भी साक्ष्य की बात करें अगर, तो नवीनपुरा स्थलों में कुछ मुख्य पुरा स्थल हैं, वह हैं खरबी, कुंतासी और धौलावीरा। तो नवीनपुरा स्थलों की खोज हुई है हड़प्पा से, आपके खरबी, कुंतासी और धौलावीरा। उसके बाद में आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो के जो खोज करता है वह है राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और कब की? तो 1922 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 ईस्वी में आपके राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अब यहाँ से कौन कौन से स्थल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन पर देखते हैं। तो यहाँ पे विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। स्नानागार क्या होता है? तो स्नान करने वाली जो जगह होती है जहाँ जल भरा जाता है, तो स्नान एक कुंड होता है जिसमें स्नान किया जाता है। तो स्नान, बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ था। तो स्नानागार के जो साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और स्नानागार में उत्तरी और पश्चिमी जो सिरे थे, उत्तरी और पश्चिमी छोर पर सीढ़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं। जो प्रश्न में कई बार पूछा जा चुका है कि सीढ़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपके स्नानागार से मिले हैं। और स्नानागार कहाँ है? तो स्नानागार आप मोहनजोदड़ो से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद में पुरोहित की मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से पुरोहित की मूर्ति। पुरोहित क्या होता है? पुरोहित का मतलब ये होता है कि उस समय जैसे किसी भी वंश में
जो पूजन कार्य करवाने का कार्य कोई ब्राह्मण या जो पंडित करवाते थे तो उनको पुरोहित कहा जाता था। और पुरोहित मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं कहाँ, मोहनजोदड़ो से। उसके बाद नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य मिले मोहनजोदड़ो से। नर्तकी क्या होता है, तो नृत्य करती हुई मूर्ति जो है उसी को नर्तकी मूर्ति के नाम से जाना गया। नृत्य करती हुई मूर्ति जो मिली है वह आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उसके बाद में एक श्रृंगी पशु मुद्रा, यानी एक श्रृंग का मतलब है एक सींग वाले जो पशु से छपी हुई मुद्रा जो प्राप्त हुई है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसे एक श्रृंगी पशु मुद्रा के नाम से जानते हैं। आगे की बात की जाए तो आगे कालीबंगा जो आपका राजस्थान में पड़ता है, इसकी जो खोज करता है वह अमलाद घोष हैं। और यहाँ से कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से नक्काशीदार ईंटों के स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वह कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ से नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चूड़ियों के साक्ष्य, आप जानते हैं वर्तमान में भी राजस्थान में जो मुख्य रूप से जो अच्छी चूड़ियों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर चूड़ियाँ और कड़े बनाने का कार्य राजस्थान में चलता है। तो राजस्थान में जैसे आप जानते होंगे उसको लाख की चूड़ियाँ या लाख के कड़े कंगन के रूप में बोलते हैं, वह कहाँ, तो वह राजस्थान में मुख्य रूप से बनाने का कार्य किया जाता है। तो चूड़ियों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ से मिले। उसके बाद में जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वह कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त आपके हवन यानी अग्नि के हवन कुंड जो प्राप्त हुए हैं, यानी हवन कुंड आप जानते हैं जिसमें हवन किया जाता है, तो हवनों के जो कुंड प्राप्त हुए हैं वह भी कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है, तो लोथल आपका राजस्थान में पड़ता है। लोथल के जो खोज करता है वह रंगनाथ राव हैं। रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। और इसमें कौन कौन से यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए उनको देखते हैं। तो चावल का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह लोथल से ही प्राप्त हुआ है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल राजस्थान से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद हाथी के दांत, जो हाथी दांत हैं, हाथी के दांतों का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वह भी आपका लोथल राजस्थान से प्राप्त हुआ है। उसके बाद युगल समाधि, युगल समाधि का मतलब है कि जोड़े के रूप में, मतलब कि जोड़े के रूप में आपके समाधि वहाँ लोग लिया करते थे। इस रूप में जो साक्ष्य प्राप्त हुए अर्थात युगल साक्ष्य का अर्थ यहाँ पर यह है कि वहाँ के लोग जोड़े के रूप में यानी समाधि लिया करते थे। जो मृत डेड बॉडी हो जाती थी तो वह जोड़े के रूप में प्राप्त हुई हैं। कहाँ से, तो आपका लोथल राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आपको आगे अभी पढ़ने को मिलेगा जौहर प्रथा चलती थी। जौहर प्रथा क्या होती थी, जैसे किसी भी महिला या स्त्री या किसी रानी का जब आपका कोई राजा जब किसी युद्ध क्षेत्र में ऐसा पता चलता था, ऐसा ज्ञात होता था कि युद्ध क्षेत्र में कोई सम्राट या सुल्तान या कोई राजा मारा गया है, तो उसकी जो पत्नी हुआ करती थी अर्थात जो महारानियाँ हुआ करती थी वह अपने आप को आग में सीधे झोंक दिया करती थी। अर्थात जैसे आपने मूवी पद्मावती देखी है तो पद्मावती में लास्ट में देखा है कि पद्मावती ने अपने आप को अग्निकुंड में झोंक दिया था। तो अग्निकुंड में क्योंकि दूसरा यानी कहा जाता था, ऐसा मानना था कि जो पराया मर्द होता है अर्थात जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उन दूसरे व्यक्ति कोई किसी स्त्री को, किसी महारानी को अपने आप को स्पर्श नहीं करने देती थी, इसलिए वह अग्निकुंड में या अग्नि में अपने आप को स्वयं जला देती थी। इस प्रथा को जौहर प्रथा कहा जाता था। तो वही समाधि जो है युगल समाधि की व्यवस्था मिली है लोथल से। उसके बाद घोड़े की मृग मूर्ति अर्थात घोड़े की जो मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं वह भी कहाँ से मिले हैं, लोथल राजस्थान से। उसके बाद आते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी आप जानते हैं ये हिसार यानी हरियाणा में पड़ता है। और आपका राखी गढ़ी जो पूरे भारत का सबसे बड़ा जो पूरा स्थल है वह कौन सा है, तो वह राखी गढ़ी है। इसके पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा पूरा स्थल है जो पूरे भारत का। इसके खोजकर्ता कौन है, तो सूरजभान ने इसकी खोज की थी।
यहाँ से ताम्र उपकरण के साक्ष्य मिले। ताम्र उपकरण का अर्थ यहाँ पर यह है कि तांबे से बनने वाले जो उपकरण हैं उन उपकरणों के जो साक्ष्य मिले, अर्थात जो उपकरण मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं, तो वह आपके राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं बनावली। बनावली आपका वह भी हरियाणा में पड़ता है। बनावली आपका पूरा स्थल, इसकी जो खोज करता है वह रविंद्र बिष्ट हैं। यहाँ पे अगर खोजकर्ता की बात करें तो कुछ ही महत्वपूर्ण हैं जिनके खोजकर्ता आपको तैयार रखना रहेगा, जैसे कि आप लोथल का तैयार कर लीजिएगा, बनावली का तैयार कर लीजिए, राखीगढ़ी भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद रंगनाथ रंगपुर का भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यह भी दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त आप केवल नज़र बनाइएगा, बाकी बात इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जिस पे टिक किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे चलते हैं बनावली। तो बनावली हरियाणा में पड़ता है। इसके जो खोज करता है वह रविंद्र बिष्ट हैं। रविंद्र बिष्ट। अब यहाँ से बनावली से किस प्रकार के साक्ष्य मिले, तो यहाँ से टेराकोटा के साक्ष्य मिले हैं। टेराकोटा क्या होता है, तो मिट्टी के हल को टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। तो मिट्टी के हलों के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात उन्हीं को टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। टेराकोटा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपके मिले हैं कहाँ से, तो वह टेराकोटा के साक्ष्य आपके मिले हैं बनावली, तो हरियाणा में जो पड़ता है वहाँ से मिले हैं। उसके बाद आगे चलते हैं रोपड़। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ पंजाब में पड़ता है। इसके जो खोज करता है वह यज्ञदत्त शर्मा हैं। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ पंजाब में इस रोपड़ की खोज की थी। यहाँ से साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात तांबा धातु की कुल्हाड़ी वहाँ से प्राप्त हुई है। अर्थात तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपका रोपड़ पंजाब में जो पड़ता है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं रंगपुर। रंगपुर की खोज रंगनाथ ने की थी। रंगपुर रंगनाथ सिमिलर नेम है। रंगपुर की खोज रंगनाथ ने की थी। रंगपुर कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है आपका। और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ धान की भूसी, यह भी प्रश्न कई बार बन चुका है। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रंगपुर गुजरात में जो पड़ता है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा आपका बाजरा और ज्वार और बाजरा के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह रंगपुर गुजरात से प्राप्त हुए हैं। और आगे चलते हैं। आगे है आपका सुरकोटदा। सुरकोटदा यह भी आपका गुजरात में पड़ता है, पूरा स्थल है, महत्वपूर्ण है। ये यहीं पे सरस्वती नदी आपकी बहती है जो वर्तमान में विलुप्त हैं। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह आपके घोड़े की अस्थियों के साथ, यानी घोड़े की अस्थियों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी घोड़े की जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह आपके सुरकोटदा जो आपका गुजरात में पड़ता है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से कलश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तराजू के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सवाधान क्या होता है, सवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। सवाधान का मतलब है कि वहाँ पर जो मृत शरीर हुआ करते थे, तो वहाँ पर मृत शरीर को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात मृत शरीर को वहाँ पर दफनाया जाता था। तो उस मृत शरीर को दफनाने के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सुरकोटदा जो गुजरात में पड़ता है। इसके जो खोज करता है वह जगपत जोशी हैं। सुरकोटदा के खोजकर्ता जगपत जोशी हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब इसके अलावा थोड़ा सा इसमें अन्य जानकारी ये कर लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ है, इसके बारे में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं प्रश्न। तो वह कुछ चीज़ें हैं जिनको जानना आवश्यक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन का साक्ष्य वह कई इतिहासकारों का अपना अपना अलग अलग मानना है। जैसे कि मैके जॉन मार्शल का कहना है कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। मैके जॉन मार्शल का कहना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है, जो इसका अंत हुआ है, वह बाढ़ के कारण हुआ है। अर्थात सिंधु घाटी जो सभ्यता का, यानी सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है वह सभी नदियों के किनारे है और सिंधु नदी में उफान आने की वजह से, अर्थात जल इतना बढ़ गया कि वहाँ पर जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वह पानी भर गया और पानी भरने से भी सभ्यता का ही पतन हो गया है, ऐसा आपका मानना है मैके जॉन मार्शल का। उसके अलावा व्हीलर चाइल्ड का मानना है कि विदेशियों ने आक्रमण किया और आक्रमण करने पर बहुत
यानी विकराल युद्ध हुआ और उस विकराल युद्ध में सभी एक दूसरे को मारते काटते रहे और अंत में ऐसी स्थिति आ गई कि सभी का विनाश हो गया, ऐसा मानना है चाइल्ड व्हीलर का। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो फेयर सर्विस हैं, एक फेयर सर्विस हैं, उनका मानना है कि ये जो प्राकृतिक असंतुलन हो गया था, प्राकृतिक असंतुलन के कारण यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे मोहनजोदड़ो से एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है महामारी फैलने का। ऐसा माना जाता है कि कुछ प्राकृतिक असंतुलन हो जाने के कारण मोहनजोदड़ो में महामारी फैल गई थी और उस महामारी की वजह से सभी संक्रमित हो गए थे लोग, और संक्रमण होने के कारण सभी का विनाश हो गया, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। जैसे कि अगर वर्तमान में बात करें तो आप जानते हैं कि कोरोना चल रहा है, तो इसके आधार पर ही इसी प्रकार संक्रमण कोई बीमारी फैली और बीमारी से सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण पतन हो गया। तो इस प्रकार लोगों का मानना है, अब इतिहासकारों का। लेकिन यहाँ से आपको पता है जितने भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं वह साक्ष्य अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, इसलिए कुछ निश्चित कह पाना इतना सरल नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आप सभी को पसंद आए तो आप चैनल प्रयास अकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार आपको अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहेंगी। सभी को जय हिंद, नमस्कार।